सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे, अभी हम देख रहे थे कि अमेरिका में अफगान शहरी की फायरिंग की हलचल थी कि ताजिकिस्तान पर अफगानिस्तान से ड्रोन हमले की खबर ने सबको हैरान कर दिया है। ताजिक वजारत खारजा ने दावा किया है कि खतलान के सरहदी इलाके में अफगानिस्तान की सरजमीन से ड्रोन हमला किया गया, जिसमें एक चाइनीज़ कंपनी के 3 मुलाजमीन हलाक हुए हैं। ड्रोन पर नस्ब ग्रेनेड्स और असलहे ने सवाल उठा दिया है कि अफगान सरजमीन पर मौजूद जराइम पेशा गिरोह कितनी तबाहकुन कुव्वत रखते हैं। पाकिस्तान ने इस हमले को बुज़दिलाना फेल करार देते हुए चाइना और ताजिकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया है। उधर अमेरिका में अफगान हमला आवर की फायरिंग से जख्मी नेशनल गार्ड एहलकार जान की बाजी हार गया, जबकि सदर ट्रंप ने फौरी तौर पर सख्त तरीन इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान करते हुए तरक्की पजीर ममालिक से हिजरत मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल करने और 19 ममालिक के ग्रीन कार्ड होल्डर्स की फौरी ऑडिट के अहकामात जारी कर दिए गए। अब सवाल ये कि अफगानिस्तान से उठने वाली ये दहशतगर्द लहर सिर्फ पड़ोसी ममालिक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। अब इसका इलाज कैसे मुमकिन है, इसी पर बात करने के लिए तशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। पहले तो पाकिस्तान बारहा तमाम ममालिक को ये बावर कराने की कोशिश करता रहा है कि ये रीजन के लिए भी बड़ा ख़तरा है। अफ़गानिस्तान से जो हम देख रहे हैं कि ऐसी होस्टाइल पावर्स एक्टिव हो रही हैं और अफ़गान तालिबान को इनका एक जो परमानेंट सोल्यूशन है वो निकालना होगा, और परमानेंट सोल्यूशन यही है कि आप अपनी सॉइल से ऐसे अटैक्स रोकना बंद करवाएं और इनका मुकम्मल तौर पर वहाँ पे ख़ात्मा मुमकिन हो। लेकिन उसके बावजूद अफ़गान तालिबान बड़े ढिठाई से इस चीज़ पे बरकरार थे अपने बयानिए के साथ, और अब हम देख रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बाकी जो ममालिक हैं वहाँ भी ये ख़तरा फैलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी, आप समझते हैं कि ऑब्वियसली अब आग जब वहाँ तक फैल रही है तो कोई कोऑर्डिनेटेड अब एफ़र्ट होगी, फौरी तौर पर इसका हल निकाला जाएगा और अफ़गानिस्तान के साथ जो है या तो सख्तियाँ बढ़ाई जाएंगी, प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा? जी हाँ, देखिए, पहले तो हालात वाक़यात देख लें जिस तरीके से ये, स्पेशली जब अफगान रिलेटेड हम बात करते हैं तो 41 कंट्रीज दुनिया में ऐसी थी जिन्होंने स्लीपर सेल्स रिलेटेड टू अफगानिस्तान के उन्होंने थ्रेड्स अलर्ट जारी किए थे। 92 थ्रेड अलर्ट्स यूरोपियन यूनियन ने जारी किए हैं रिगार्डिंग अफगान जो रेडिकलाइजेशन या थ्रेड मौजूद था ममालिक में। खाली जर्मनी के 118 जो रिपोर्ट्स थी, उन्होंने रेडिकलाइजेशन की रिपोर्ट्स उन्होंने अपने जर्मनी के अंदर रिपोर्ट हुई। और फिर देखें कि 2021 से लेके अभी तक 2024 के दरमियान ऑलमोस्ट 3800 के करीब रेडिकलाइजेशन के केसेस इंटायर ग्लोब में रिकॉर्ड किए गए। उसमें से 20% जो थे वो उनका सोर्स दैट वाज अफगानिस्तान। और फिर देखें कि जब इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, 9/11 का जो हम वाकया था उसके बाद उसकी सारी प्लानिंग जो थी वो अफगानिस्तान में की गई थी। और आज दोबारा जिस तरीके से टेरर ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे हब बन चुका है, और इस्लामिक स्टेट भी है, अल-कायदा भी है, फितना और खारिज भी, और बहुत सारे बाकी भी हैं। और अब इसका देखें कि एक नई वारफेयर आई है जिसमें स्लीपर सेल्स का यूज किया जा रहा है, और जिसमें ये रहमानुल्लाह जो था, देखें कि पुराना सोल्जर था, CIA के लिए काम करता रहा, और जो कंधार स्ट्राइक फोर्स था उसका हिस्सा रहा है, उसको NDS 303 कहते हैं। लेकिन अब वहां जाके एकदम रेडिकलाइज होना और जाके नेशनल गार्ड्स के एक खातून और एक मर्द को हिट किया, खातून की तो डेथ हो गई। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि उसके मकासद क्या था, इसके पीछे कौन था जिसने उससे ऐसा करवाया। तो बहुत सारे सवाल हैं। और फिर मेरा ख्याल में अब दुनिया को रियलाइज हुआ, जो पाकिस्तान पिछले 4 साल से तवातिर के साथ कह रहा है कि अफगानिस्तान हैज बिकम हब ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया को उसमें आलमी अमन के लिए खतरा है। तो जिस तरह के हालात और वाकयात हो रहे हैं, मेरा ख्याल में अभी वो वक्त आया है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको जिस तरीके से बयान स्टेटमेंट इसमें दी है, और फिर एक थ्रेट अभी देखे रीजनल थ्रेट्स है, अभी आलमी अमन के लिए भी खतरा है। और इवन देखा ना कि मार्च इसी साल में
थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट जो रिलीज की थी अमेरिकन डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस ने, जी। उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि टीटीपी इज अ थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। ये 32 सफ़ों की रिपोर्ट थी एंड इट वाज इनपुट इसकी जो दी थी 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दी थी। तो मेरा ख्याल में अभी रियलाइजेशन बड़ी सीरियस है और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ होगा अमेरिका की तरफ से। एंड यू नेवर नो कि जिस तरीके से ईरान का जो न्यूक्लियर डील से अमेरिका निकल गया था, एक स्टेज आएगी जिसमें हो सकता है ट्रम्प कहते कि हम 2020 से भी निकल रहे हैं। राइट। एहतशाम साहब, अब आने वाले दिनों में अमेरिका का तो हम देख रहे हैं कि वहाँ से सख्ती की गई, क्या इससे ज़्यादा सख्तियाँ की जाएंगी अफ़गानिस्तान पर ख़ास तौर पे, क्योंकि वहाँ से पहले भी कंसर्न्स रेज़ किए गए थे सदर ट्रम्प की जानिब से, जो वेपन यहाँ पे छोड़ दिए गए थे। और साथ ही साथ ये भी कहिएगा चाइना का रोल ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो रिसेंट अटैक हुआ है उसमें जो चाइनीज़ वर्कर थे उनको निशाना बनाया गया है। सो चाइना का आने वाले दिनों में आप क्या रोल देख रहे हैं, क्योंकि हम यही देखते रहे हैं कि जब पाकिस्तान अपने कंसर्न्स रेज करता रहा तो चाइनीज़ को इंगेज किया गया था इस मामले पर कि वो अफगानिस्तान को थोड़ा समझाएं इस मामले पे, ताकि वो इस पर इक़दामात यकीनी बनाएं। अब चूंकि चाइनीज़ डायरेक्ट इसका निशाना बन रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? हमने देखें ये जिसको कहते हैं दो बड़े मुल्क अमेरिका और चीन को टेक ऑन किया एट ए टाइम। जिस तरीके से आपने देखा कि अब अफ़गान रजीम को इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने में, और इसको देखते हुए अब जो आपने रिएक्शन देखा प्रेसिडेंट ट्रंप का, जो ब्रिगेड साहब भी बात कर रहे हैं, वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं। उनको तो मौका मिल गया कि 5 करोड़ 5.5 करोड़ जो गैर मुल्की हैं वो सबको निकालने की बात कर रहे हैं। और अफ़गानियों के बारे में तो बड़ा सख्त उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द हैं सारे, और सारी इमिग्रेशन जिनकी होने वाली भी थी वो सारी सस्पेंड होगी। देखिए, मसूद साहब ने जिक्र किया है 2001 का, जब आपने देखा कि हमला हुआ था अमेरिका के ऊपर। मैं इत्तेफाक से आमना मैं वहाँ न्यूयॉर्क में मौजूद था, मैंने सारा सीन देखा और रिपोर्ट भी किया बहुत से हवालों से इसको। देखिए, अब सूरत हाल जितनी तेज़ी के साथ बदल रही है। आमना एक वक्त था लोगों ने कहा कि जी अब ये 2001 के ट्विन टावर के हमलों के बाद जो है ना अमेरिका सेफ हो गया है 9/11 के बाद। लेकिन अब देखें ये लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है कि रूड अवेकनिंग हुई है वहाँ पे, कि ये क्या हो गया। हमारा तो ख्याल है कि दहशतगर्दी नहीं होगी। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है। ऊपर से आपने देखा ताजिकिस्तान के साथ हुआ, चाइनीज़ 3 जो मारे गए। अभी देखिए एक अरसे से सेंट्रल एशियन स्टेट भी कह रही है, चाइना भी कह रहा है, रशिया भी कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, ईरान भी कह रहा है, टर्की भी कह रहा है कि दहशतगर्दी हो रही है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को जिस तरह इसको प्ले करना चाहिए, रोल प्ले करना चाहिए, वो शायद नहीं हो रहा। आज देखें जिस तरह अमेरिका का नेटो का असला वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ इत्तलात तो आमना ये है कि हर महीने अफ़गान रजीम जो है वो $43,000 $43,000 जो है ना वो टीटीपी और बाकी दहशतगर्द तंजीमों को दे रहे हैं कि वो ये काम करें। देखें, वो तो आप बैल मुझे मार वाली बात कर ही रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात है हमना कि जिस चीज़ को हम हाईलाइट कर रहे थे और कर रहे हैं अभी भी, कि ये नेक्सस हिंदुस्तान का और ये NDS का रॉ का जो बंद है, ये किस तरह डिस्टेबलाइज़ कर रहा है रीजन के माहौल को। और अब तो ये अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में दहशतगर्दी पहुँच गई है, और वहाँ से जिस तरह बड़ा शदीद रिएक्शन आया, ये डेफिनेटली आमना जो कुछ बताया जा रहा है, जो पता चल रहा है कि एक बड़ा ह्यूज इसका रिएक्शन होगा, आने वाला है। और आपने देखा उन्होंने तो ना सिर्फ ये भी बात की प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, तो रिएक्शन वहाँ तक आना चाहिए ना, रिएक्शन में बाकी सब लपेट में क्यों आ रहे हैं, जैसे बाकी ममालिक के लिए सख्तियाँ वो बढ़ा रहे हैं। देखिए हम ना, अब तो उनको मौका मिल गया ना, ये बात तो माननी पड़ेगी। प्रेसिडेंट ट्रम्प तो इस बात के मुखालिफ हैं। इवन वो कहते हैं कि जो लोग बाकायदा सिटीजनशिप जिनको मिल चुकी है, वो नेशनल बन चुके हैं, वो कहते हैं इनको भी हम निकालेंगे किसी स्टेज पे। और आपने देखा कई हवालों से तो साउथ अमेरिका के ममालिक के बहुत सारे लोग जो बाकायदा सिटीजन थे उनको भी निकाल दिया जा रहा है। लीगल तो कर ही नहीं, तो उनका तो मोटो यही है कि हमने खाली करवा देना। यही बुनियाद पे तो वो दूसरी दफ़ा फिर इलेक्शन जीते हैं। वो तो यही कहते हैं कि गैर मुल्कियों की वजह से जो है ना अमरीकी ना अपने जॉब्स उनको नहीं मिल रहे, उनके सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं, सिक्योरिटी भी है, प्लस और बहुत सारी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक कंडीशन वो ख़राब होने का एक ये भी बात करते हैं कि जिस वक्त अगरचे बड़ा कई वालों से वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, जो अच्छे मालिक से लोग गए हुए हैं, हमारे लोग हैं, इंडियन हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ पर बेताशा। वो अमेरिका के लिए जिसको कहते हैं उनकी इकॉनमी में जिस तरीके से वो हिस्सा ले रहे हैं, वो अपनी जगह पे। देखिए हमने इस वक्त जो तेज़ी के साथ सूरत हाल बदली है ना, अभी देखें जो मेरी इत्तला हमने ये अली लाराजानी, ये डॉक्टर अली लाराजानी, जिस तरह उन्होंने मुलाकात की, ब्लैंक चेक पाकिस्तान को दिया कि जी आप जो चाहते हैं बताएं,
इतना ज़्यादा अतमाद का इजहार किया कि हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान को एक तो अब एक लिहाज से तो जिसको कहते हैं एक हमारी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी कि जी ये ईरान की तरफ से जो हमले होते थे उसमें तो मुकम्मल तौर पर लगता है कि रुकावट होगी, और वो बातचीत के साथ साथ अपना और भी रोल प्ले करने के लिए तैयार हो गए। रशिया भी यही चाह रहा है कि ये किसी तरीके से हम मेडिएशन करें, लेकिन इस तरफ नहीं आ रहे। अब ना इम्पोर्टेंट बात इस वक्त ये है कि ये जो नूर वली महसूद है ना, जो टीटीपी का सरबराह जो एक दफ़ा तो बच गया, दूसरी दफ़ा शायद नहीं बचेगा। अब जिस तरीके से इसको प्रोटेक्शन मिल रही है, बाकी लोग दहशतगर्द तंजीमें बैठी हैं, इनको प्रोटेक्शन मिल रही है, अब दुनिया इस पर रिएक्ट कर रही है। अभी देखिए यूनाइटेड नेशन ने रिएक्ट किया, यूरोपियन यूनियन ने रिएक्ट किया, सेंट्रल एशियन के ममालिक कर रहे हैं, सारे ब्लॉक जो है ना दुनिया के जो है ना स्ट्रॉन्ग ब्लॉक जो है ना वही कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। अभी मसला यही है कि एक तो वो कहते हैं कि जी एक कोई नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, ये 4 साल हो गए हैं बुरी हुकूमत बनी हुई है, यहाँ पे और लोग भी बसते हैं, उनको नहीं शामिल किया गया। तय किया गया था 2 माहे में सारी नेशनैलिटीज़ को, ताजिक को लेके जाएंगे, हज़ारा को लेके जाएंगे, उज़्बेक को अपना कैबिनेट में लेके जाएंगे, नहीं लेके गए। ऊपर से जो काम इन्होंने शुरू कर दिया, एक तो आपने देखे दहशतगर्दी और साथ फिर दोबारा से फ्यून की काश्त करके और ड्रग उसकी स्मगलिंग जितनी तेज़ी के साथ हो रही है उसको भी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से अफगानिस्तान और फिर दूसरे इलाकों से जो है ना ये ड्रग्स जो है ना वो अमेरिका और यूरोप में पहुँच रही हैं। तो मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि दुनिया इस पर, मेरा अपना ख्याल है कि बहुत सख्त रिएक्ट करेगी। और ये जो 2 वाक़यात हुए हैं, चाइना का रिएक्शन बड़ा कंडेमनेशन तो आ रही होती है, लेकिन मुल्क जो दीगर ममालिक हैं, रीजनल कंट्रीज खास तौर पे जो मोस्ट अभी वक्त से पहले मेरा अपना ख्याल है कि वक्त से पहले लोग अपने कार्ड जो है ना वो नहीं शो करते। बिल्कुल ठीक है। एक बात है कि जिस तरीके से वो इतने बुरे तरीके से हिट हुए ना, वो मेरा ख्याल है उनका रिएक्शन आएगा। और मेरा ख्याल अब यूँ लग रहा है कि देयर डेज आर नंबर्ड। ये जो अफगान रजीम है ना, अब इसको किस तरीके से अनाम करना है, इनको अब रजीम चेंज लेके आना है, क्या करना है, मुझे लगता है कि इस तरफ सारी कोशिशें शुरू हो गई हैं। चलिए मसूद साहब से भी हम इस पर टेक लेते हैं। मसूद साहब, आपको लगता है कि अब ये रीजनल ममालिक ख़ास तौर पे जो चाइना है, रशिया है और पाकिस्तान, ये मिलकर बैठेंगे और यही इस मसले का हल निकाल सकते हैं, या फिर आप जैसे रजीम चेंज के हवाले से खबरें हैं, अमेरिका इस सिलसिले में कोई किरदार निभा सकता है? आप कितनी देर तक ये देख रहे हैं कि इस पर अब कुछ ना कुछ हो जाएगा, इफेक्टिव एक्शन? लाइटली देखें, जिस तरह सिचुएशन डेवलप हुई, अब लोगों ने मान लिया है कि थ्रेट जो है जेन्युइन है, और न सिर्फ पाकिस्तान को है। जिस तरीके से अभी देखा ना कि जो डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव थी डेनिश की, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि टीटीपी का थ्रेट उन्होंने कहा सेंट्रल एशिया के लिए भी, साउथ एशिया के लिए भी है। तो अब वहाँ पे तो इसके अलावा भी इस्लामिक स्टेट भी है, अलकायदा भी है, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान है, तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान भी, तो बहुत सारे हैं। दे आर थ्रेटनिंग वर्ल्ड पीस। सो रियलाइजेशन तो वहाँ पे है। अभी इवन चाइनीज देखे, चाइनीज ने पीछे बड़ी कोशिश की थी अफगानिस्तान से पेचअप करने की चीजों की, लेकिन उससे बने बनी। जब ये ताजिकिस्तान का वाकया एक मार्च 2024 में भी हुआ था, उसमें भी एक चाइनीज मारा गया था। अब ये वाकया, उसके बाद अब रिसेंटली चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ताजिकिस्तान गए, तो वहां भी इनके बातचीत हुई। दे डिसाइडेड कि जॉइंट पेट्रोलिंग भी करेंगे बॉर्डर के साथ साथ है। और ऊपर से इंटरेस्टिंगली देखें ना, अगर ये वाकया हुआ है, एक चीज मेरे ज़हन में आ रही है, काइंडली इसका मसूद साहब जवाब दीजिएगा। अब ये जो कहा जा रहा है कि 80% अफगान नेशनल जो हैं वो पाकिस्तान की में जो दहशत गर्दी हो रही है उसमें इन्वॉल्व है, अफगान रजीम पूरी उनको सपोर्ट कर रही है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या पाकिस्तान इंतज़ार करेगा कि चाइना और अमेरिका क्या रिएक्ट करते हैं, या पाकिस्तान अपने तौर पे समझता है कि वक्त आ गया कि हमें इनको टेक ऑन करना है, चाहे ज़मीनी लिहाज से या फ़िज़ाई लिहाज से, हम जो लोग बैठे हुए दहशत गर्दी कर रहे हैं उनका सफाया किया जाए? जी हाँ सर, देखेंगे अभी जो रिसेंट जो डेवलपमेंट हमने देखी लास्ट आफ्टर स्पेशली मार्के हाउ के बुनियाद महसूस के बाद, उसमें रैपिड हमने इंक्रीज देखी है। जो रिक्रूटमेंट जो आई है या जो दहशतगर्द आ रहे हैं, ज़्यादातर अफगान नेशनल्स हैं। और अभी तक तो देखें उसके बाद से अबाउट 200+ हमने दहशतगर्द मारे हैं, वो अफगान नेशनल्स से। और इसके अलावा सुसाइड अटैक्स के जो पाकिस्तान में 28 में ऑलमोस्ट 20 अफगान नेशनल इसमें शामिल हैं। सो अब तो देखें ना, खुल के जो है अफगान तालिबान रजीम जो है वो सपोर्ट कर रही है। सो एक ट्रायंगल बन गया है बिटवीन अफगान तालिबान रजीम है, अलकायदा है और टीटीपी के फितन और खारिज के दरमियान। और एट टाइम्स ये एक नाम भी लेते हैं, तहरीक जिहाद पाकिस्तान के अम्ब्रेला के तहत भी ये दहशतगर्दी करते हैं, अपना आप को नाम से हटाने के। तो ये है अब दुनिया में रियलाइजेशन है। लेकिन पाकिस्तान सर ये है कि अप्रोप्रिएट टाइम में
पाकिस्तान अपने उसके मुताबिक इसका जवाब जरूर देगा। बट एट द सेम टाइम जिस तरीके से वाकयात हुए, मेरे ख्याल में इंटरनेशनल रियलाइजेशन है। जिस तरह अभी देखें अमेरिका में 2010 तक 54,000 के करीब अफगान थे। अभी जब से वार के बाद से, तालिबान के वापसी के बाद से अभी 2,20,000 हैं। स्टिल देयर 19,000 के करीब पाकिस्तान में जिन्होंने जाना था यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब वो मसला भी रुक गया है। सो मेरे ख्याल में देखें अमेरिका के अंदर एंटी सेंटीमेंट जो इमिग्रेंट सेंटीमेंट्स वहां पर उभर आए हैं लोगों में, तो वो बहुत बड़ा मसला बन गया है। और फिर रियलाइजेशन भी है, अभी एक की डेथ हो गई है। तो मेरा ख्याल में आप देखेंगे अमेरिका की तरफ से डिसीजंस आएंगे। स्पेशली अमेरिका प्रेसिडेंट ने वेपन्स की भी पीछे बात की थी, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स को उन्होंने कहा हम वेपन छोड़ के आए हैं, बगराम की उन्होंने बात की। बिल्कुल ठीक। तो मेरा ख्याल में कुछ ना कुछ अमेरिका की तरफ से आएगा। और अमेरिका का जदीद असला इस्तेमाल कर रहे हैं, MI6 राइफल इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उनके पास असला है। ऐसे ही और अमेरिका इस बारे में एक तरह जमीन से हमला, ऊपर से ड्रोन का खतरा नजर आ रहा होता है। बिल्कुल ठीक, आप सही कह रहे हैं। मसूद साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, शाम साहब साथ ही रहेंगे। ब्रेक के बाद पॉलिटिकल एरिना पे इस वक्त जो मामला उस पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस है बानी PTI से मुलाकात का अहम मामला। और इस मामले पर हम देख रहे हैं कि तकरीबन 2 हफ्ते से ज़ायद हो चुके हैं, किसी की उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, जिसकी वजह से काफ़ी कंसर्न्स रेज हुए कि उनकी हालत के हवाले से। और जब ये इस तरह की सिचुएशन बन जाए, जब कोर्ट के ऑर्डर्स भी मौजूद हों और मुलाकात ना करवाई जा रही हो, तो ऑब्वियसली सवालात उठते हैं हुकूमत की कारकर्दगी पर भी और साथ ही साथ जेल इंतज़ामिया पर भी कि क्या वजूहात है कि मुलाकात नहीं कराई जा रही। और इन सारे मामलात, इस सारे सूरत हाल का फ़ायदा जो है वो दुश्मन मुल्क उठाता है भरपूर तरीके से। इस तरीके से कि हमने देखा कि पहले अफ़गानिस्तान से खबर चल निकली उनकी लाइफ के हवाले से, उनकी सेफ्टी के हवाले से बानी PTI के, और वो ट्रैवल करती करती इंडिया तक पहुंची और इंडिया में भी ये मामला ज़ेरे बहस आया कि बानी PTI आखिर ज़िंदा भी हैं या नहीं है। उस चीज़ पर हम देख रहे हैं कि एक नई बहस चल निकली है। और इसका ऑल्दो हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले को संजीदा करार दे दिया और उन्होंने तरदीद भी की ऐसी खबरों की। लेकिन वो ये भी एक ही जानिब अपना ये कंसर्न भी शो करवा रहे हैं कि उनकी मुलाकात बेसिकली उनकी बहनों के साथ या उनके वकला के साथ मुलाकात बेसिकली क्यों नहीं करवाई जा रही, जो कि उनका राइट भी है। इस पर ख़बर और तज्जिया दोनों लेते हैं एहतशाम साहब का। एहतशाम साहब, आज उनके हम कल से देख रहे हैं उनके बेटे का भी सरफेस कर रहा है ट्वीट इस हवाले से। कंसर्न्स तो बिल्कुल ठीक हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी बानी PTI की फैमिली के। ऐसे भी क्या मामलात हो गए कि बाहर बैठना पड़ रहा है, एहतजाज करना पड़ रहा है, कोर्ट ऑर्डर्स भी हैं लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जा रही। ये सारी सिचुएशन तो ये तो खुद इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करें गवर्नमेंट के। फिर इन सारे मामला हम देखते हैं कि फिर ख़राबी की जानिब जाते हैं। हम कहते हैं कि क्यों नहीं मामला ठीक हो रहे, जो रिफ्ट है वो क्यों नहीं ख़त्म हो रही। सो जब एक बेसिक राइट से आपको इस तरह से कर दिया जाए, ब्लैकआउट कर दिया जाए, तो फिर आप क्या देखेंगे कि क्या मामला बनेंगे? दूसरा, ख़बरें क्या हैं इस हवाले से? देखिए, हम ना इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से अफ़गान और इंडियन मीडिया ने इस खबरों को उछाला, यहाँ तक कह दिया है कि जी इमरान खान साहब जो है ना खुदा ना खास्ता अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। कभी कहा गया जी उनको शिफ्ट करने की बात हो रही है किसी और जेल में, लेकिन बड़ी भरपूर तरदीद की गई राना सनाउल्लाह की तरफ से। और फिर अली ज़फ़र साहब PTI के, उन्होंने भी कहा, और जेल हुकाम ने तो मज़े भी लिए ये कह के कि जी वो तो बिल्कुल ठीक है, देसी मुर्गे खा रहे हैं और जनाब मछली खाई जा रही है और अपनी जिसको कहते हैं वर्जिश वगैरह सारी उनकी जो है ना वो अपने हिसाब से हो रही है। अब 2 चीज़ें आमना, ये मुलाकात की बात, इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा हुआ कि इनको मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। और वैसे भी कैदी का हक़ होता है जब आपने तय किया हुआ कि जी जुमेरात को उनकी फैमिली के लोग मिल सकते हैं, इस तरह दूसरे तीसरे दिन कहा जाता है कि जी वकला मिल सकते हैं। अब इसमें क्या कैच है? अभी मैं देख रहा था अगले दिन डॉक्टर मुसद्दक जो है ना वो मुस्तक मलिक हुकूमती आप काबीना में भी शामिल हैं और अक्सर आप TV पे उनको देखते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी अगर बानी PTI से आपने मुलाकात करनी है तो हमें बताएं। अब सवाल ये है कि भी किस तरीके से वो बताएं। वो चीख के तो कह रहे हैं, हर तरह से कह रहे हैं कि मुलाकात की जाए। और वो हाई कोर्ट का, बल्कि आज देखें ना, कल तो वो सुहेल अफरीदी जो हैं दोबारा तो इन्हें अदालत की उन्होंने के लिए चले गए हैं कि जी हमें कहा गया था मुलाकात के लिए, मुलाकात क्यों नहीं की जा रही। देखिए हमने खबर इसमें यह है कि दोनों साइड से अब ये कहा जा रहा है, संजीदा हल्के ये कह रहे हैं कि कोई बात चीज़ बन जाए, लेकिन हॉकिश एलिमेंट जो है ना वो दोनों तरफ बैठे हैं, वो किसी सूरत में भी ये चीज़ें ठीक करने के लिए तैयार नहीं है।
अभी देख लें, एक तो PTI की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जी वो बार बार, जो मुझे पता चला है कि वो कहते हैं जी इश्तियाल अंगेज़ बयान तो कम से कम बंद करें ना। और दूसरा ये है कि सुहेल आफरीदी साहब जब से आए हैं, इनका ख्याल था कि शायद चलें, बाकी तो बातें अपनी जगह पे हैं कि जी सियासी तौर पे मामलात हल होते हैं नहीं होते, मुलाकात की इजाज़त दी जाती है नहीं जाती। वो कहते हैं कि जी मरकज़ और KP को दहशतगर्दी के हवाले से तो एक पेज पे होना चाहिए। इसका फ़ायदा हिंदुस्तान को मिल रहा है, इसका फ़ायदा जो है ना वो TTP को मिल रहा है। अफगान रजीम जो पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुकी है दहशतगर्दी पाकिस्तान कराने में, उनको फ़ायदा हो रहा है। अभी देखना, जब आप कहते हैं कि जी हम तो KP डायरेक्ट बात करेगा, अपना अफगान रजीम से बात करेंगे, तो आप किसको नेगेट कर रहे होते हैं? तो जाहिर सी बात है, ये तो चिढ़ाने वाली बात है। बड़े वाज़े तौर पे DG ISPR आपने देखा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए थे इनके CM बनने से पहले, वहाँ पे पेशावर में बड़ा वाज़े तौर पे बता दिया था क्या करने की ज़रूरत है। इसी तरह कोर कमांडर भी कहा जा रहा है एंगेज रहते हैं CM के साथ। लेकिन मसला हमना क्या है? देखें, मसला ये है, ये बात मेरे ख्याल आप भी मानेंगे और सब लोग मानेंगे कि यहाँ सूरत हाल इतनी ख़राब क्यों होगी। पहली तो बात, अब इलेक्शन से ले लें कि आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया, इस बात को छोड़ देते हैं कैसा हुआ, कौन जीता कौन हारा। जब आपको बानी PTI ने बड़ा वाज़े तौर पे इमरान खान ने कह दिया था कि इसका बाइकआउट करना है, तो बाइकआउट क्यों किया गया? अब खबर ये है कि अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा बहस है, लड़ाई भी है कई हवालों से, कोर कमेटी में भी, पॉलिटिकल कमेटी में भी, पार्टी के अंदर में भी, कि ये क्यों किया गया। दूसरी बात यह कि अब वो कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं रही। PTI कल कहते हैं कि जी हम कोई तहरीक चला सके। अभी देख लें, तहरीक चलाने की बात हुई, 26 नवंबर भी गुजर गई, कुछ नहीं हुआ। अब ये कहा जा रहा था कि जी पार्लियामेंट के अंदर टफ टाइम दिया जाएगा, उससे भी बात नहीं बनी। सर वो मुलाकात होगी तो कुछ पता चलेगा ना कि तहरीक चलानी है नहीं चलानी, वो भी मामला तो देखते हैं। यहाँ तो सियासी मामला असाइड, सियासी मामला असाइड, आप बहनें जो सियासत में नहीं है उनसे भी मुलाकात नहीं करने दे रहे, बेटा कंसर्न रेज कर रहा है। ये बेसिक डिसेंसी है, ह्यूमन डिसेंसी जिसके बारे में बात हो रही है, वो तो नहीं आप राइट्स आपसे डिसएग्री नहीं करता। मैं पूरी तरह आमना एग्री करता हूँ कि मुलाकात करने की ज़रूरत है, मुलाकात करने की इजाज़त देनी चाहिए, उनका बुनियादी हक है कि उनके ख़ानदान के लोग, उनके वकला मिले। लेकिन सवाल है कि हर बात में आप जनाब एक ही चीज़ सामने लेके आ जाएं। देखें, और भी तो मामलात हैं ना। आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, आपकी पार्टी के कुछ काम करने वाले हैं, पार्टी के अंदर इख्तलाफात है, KP के इशूज़ हैं, वो भी तो चलाएं ना। अब यह कि KP के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी तक मुझे बताएं आके कोई अपनी बड़ी वाज़ेह पॉलिसी बताई है कि हमने यहाँ पे महंगाई को कैसे कम करना है, मुश्किलात कैसे दूर होनी है और अपना एजेंडा कैसे फुलफ़िल करना है, वहाँ पे इस पर तरफ नहीं आ। यही वजह है कि उन पर इख्तलाफात आते हैं, इसी वजह से उन पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ, बार बार ये बात होती है कि भी क्यों नहीं मुलाकात की जाती, मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब आपकी खबर और तज्ज़िये के लिए। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और हम देख रहे हैं पाकिस्तान में एक बहुत अहम मसला, पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक इस मसले से दो चार हैं, वो है इंसानी स्मगलिंग यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला। UN की जनरल असम्बली में अहम करारदाद इस सिलसिले में मंजूर कर ली गई है, जिसमें इस जुर्म को इंसानी वक़ार पर शदीद हमला करार दिया गया है। 193 ममालिक ने मुश्तरका तौर पर 2025 पॉलिटिकल डिक्लेरेशन की शक्ल में आलमी एक्शन प्लान नाफिज करने की हिमायत की है। ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों पर तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया है। पाकिस्तानी मंदूब उस्मान जदून ने बताया कि पाकिस्तान रवानगी, गुज़रगाह और मेज़बान मुल्क तीनों हैसियतें रखता है, इसलिए ये मसला हमारे लिए इंतहाई संजीदा नौयत है। UNODC की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2020 के दौरान मुशक्क़त के लिए स्मगल किए जाने वालों में 47% इजाफा हुआ, जबकि 2022 में 9 उम्र मुतासरीन की तादाद 31% बढ़ गई। अब क्या आलमी सतह पर किए गए ये इक़दाम इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम में वाकई मुअस्सर साबित होंगे? इम्प्लीमेंटेशन जो मरहला है, ये चैलेंज किस हद तक पाकिस्तान इस पर काबू पालेगा? इस पर बात करने के लिए लीगल एक्सपर्ट बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच वकास साहब फॉर योर टाइम। ये कहिएगा कि अभी जो हम देख रहे हैं पॉलिटिकल डिक्लेरेशन 2025 इसकी मंजूरी हो जाना, वहाँ पर करारदाद पास हो जाना, अब जो मेंबर स्टेट्स हैं इस पर कौन सी जिम्मेदारियां हम देखते हैं, किस हद तक जिम्मेदारियां आयद हो चुकी हैं कि इसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर किया जाए? अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या मैकेनिज्म आप देख रहे हैं कि बनाया जाएगा ताकि वाकई इसका कोई फ़ायदा भी हो? देखिए जी, जहां तक इन कन्वेंशंस की या रेजोल्यूशन की बात आई, मस्ट से वन थिंग इन दिस रिगार्ड के इंटरनेशनली जितनी भी कन्वेंशंस हैं, रेजोल्यूशन है, अनटिल अनलेस कोई स्टेट इसे ऑप्ट नहीं करती, इसको इन्फोर्स नहीं करती, इसकी अहमियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ रद्दी के टुकड़े के बराबर है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड 250 साल पुराना जो हमारा पाकिस्तान पिनल कोड है 1860 से चलता रहा है, उसके अंदर वो तमाम दफात शामिल हैं जिससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गर्दन मरोड़ी जा सकती है, तोड़ी जा सकती है, उसके गले में नकेल डाली जा सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हम दूसरे लॉज की अमलदारी के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क जो है
वो प्लेस करते हैं, यहाँ पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा पाकिस्तान पिनल कोड की जो डिफरेंट दफात हैं, 370 है, 371A है, B है, C है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से बात करती है कि अगर आप जिस्म फरोशी के लिए खरीदो फरोख्त करते हैं, इनको बेचते हैं, खवातीन को, बच्चियों को, फिर उसके साथ साथ गुलामी के पर्पज के लिए, स्लेवरी के लिए बेचते हैं, तो लिहाजा इसकी जो सजा थी वो 7 साल से लेके 25 ईयर्स तक इस कानून के अंदर रखी गई है। अच्छा, मौजूदा वक्त के अंदर हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे कि सिर्फ और सिर्फ जिस्म फरोशी के लिए या असमत दरी के लिए खवातीन की खरीदो फरोख्त नहीं की जाती थी, बल्कि जबरी मुशक्कत के लिए, गदागरी के लिए, मुनज़्ज़म भीख मांगने के लिए, इन गिरोहों के लिए, फिर बैरून मुल्क भेज के मज़मूम मकासद के इस्तेमाल के लिए भी। इसलिए 2018 के अंदर इनकी प्रिवेंशन के हवाले से कानून बनाया गया, जो जिसको प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर्सन का नाम दिया गया। इसके अंदर जो मैक्सिमम सजा थी वो 10 साल रखी गई। फिर इसके साथ साथ 2018 में एक और कानून बनाया गया हमारी फेडरल असेंबली की तरफ से, जिसके अंदर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से माइग्रेट्स के लॉज थे, मीनिंग देयर बाय कि वो तमाम लोग जो एजेंट्स माफिया हैं, जो डिफरेंट जगहों पर बैठ के इनकी काउंसलिंग करते हैं, गैर कानूनी तौर पे इलीगल, अनलॉफुल या इलिजिटिमेट रास्तों के जरिए इनको गुजारते हैं, मशवरे देते हैं या इनको भेजते हैं, उनके गिर्द घेरा तंग करने के लिए या उनका सदेबाब या कलाकमा करने के लिए कानून बना दिया गया। उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि मसला जोर पकड़ता जा रहा है ह्यूमन ट्रैफिकर्स का। ये जो नेटवर्क है ये डीपली रूटेड है हमारी सोसाइटी में, और हम सब इससे बहुत अच्छे से वाकिफ है कि अगर ये कानून की उसमें जद में आ भी जाएं या कैद में आ भी जाएं तो बहुत आसानी से उससे निकल भी जाते हैं, बहुत आसानी से इनकी ये जो डीपली रूटेड है। अब जब हम इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट इसमें देख रहे हैं, जो कॉपरेशन आएगी, उसके बाद आप समझते हैं कि हम ये ब्रेक कर पाएंगे? ये जो एक साइकिल चल निकला है इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और ये जो हमारे लॉज खामोश बैठे हैं, क्या अब वो एक्टिवली इस पर काम करेंगे? ऐसे क्या लीगल रिफॉर्म्स अब हमें करने की ज़रूरत है, ये पॉलिसी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है? आई थिंक यू हैव एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड। 2024 के अंदर इसकी एफिकेसी को डिटरमिन करने के लिए एक यार्डस्टिक यहाँ पे बनाई गई, और उसके तहत फिर ये इन तमाम जो मुनज़्ज़म गिरोह थे, ये जेड माफिया थे, इनके गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। और 2024 से लेके 25 ऑनवर्ड आज तक जो टिप्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1600 से ज्यादा केसेस इन जेड माफिया के अगेंस्ट जो है वो दायर किए गए, जिसमें अब हम रिसेंट कन्विक्शन रेट देखें तो 500 से ज्यादा लोगों को सजाएं भी हो चुकी हैं। लेकिन जो 1000 से ज्यादा लोग थे जिनको पकड़ा गया, हमारा प्रोसिक्यूशन का, इन्वेस्टिगेशन का, इंटेरोगेशन का, FIA का जो एक हमारा सिस्टम है उसके अंदर बहुत ज्यादा लकूनास हैं, कजियां हैं, मसाइल हैं। और जो आपने कहा कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन के बाद बिल्कुल इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन रिक्वायर होती है, खासतौर पे मॉडर्न मींस, मॉडर्न मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंटेरोगेशन के लिए। जब तक वो तमाम चीजें अप्लाई नहीं की जाएगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी का साथ नहीं होगा, ये एक दीवाने का ख्वाब साबित होगा कि हम इन तमाम लोगों को जो है इनका इंसदाद कर सकेंगे। जो आपने बात की कि डीप रूटेड है, इनको निप फ्रॉम द वुड करने के लिए, जड़ से इनका खात्मा करने के लिए, उखाड़ने के लिए वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को, वेपन्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच वकास अब्रेज साहब। पाकिस्तान को प्रोएक्टिवली इस मामले को देखना होगा। अब इंटरनेशनल इसमें इन्वॉल्वमेंट जो आ गई है, उसके बाद पाकिस्तान ऑब्वियसली जवाब दे इन मामलात के लिए। एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अभी सर्दी ने रंग जमाया नहीं और कराची गैस लोड शेडिंग की बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि शहरी लकड़ियों और महंगे सिलेंडर्स पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। PIB कॉलोनी, जहांगीर रोड, जमशेद और मार्टिन क्वार्टर के रिहायशियों ने एहतजाज करते हुए कहा है कि बिल तो वक्त पर देते हैं मगर गैस नहीं आती। शहरियों का सवाल ये भी है कि कराची मेगा सिटी है या कोई पसमानदा गाँव? 2025 में भी चूल्हे ठंडे क्यों हैं? दूसरी तरफ अवामी नुमाइंदों की खामोशी और हुकूमती अदम तवज्जो ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाने वाला सबसे बड़ा शहर गैस जैसी बुनियादी हक से कब तक महरूम रहेगा।
इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सलमान अहमद सिद्दीकी साहब ने, स्पोक्स पर्सन है सुई सदर्न गैस कंपनी के। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अभी कराची में विंटर्स शुरू होती नहीं है और उससे पहले हम ये सारे हालात देख रहे हैं कि गैस लोड शेडिंग है, उसने आवाम को अजियत में मुब्तला कर रखा है। मैं खुद जिस इलाके में रह रही हूँ वहाँ पर भी यही सारे कुछ मामलात हैं। सो स्पेशली अगर हम ख़ास तौर पर PIB और उसके आसपास के इलाके देखें, वहाँ तो तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं गुज़श्ता, जिसमें हम देख रहे हैं कि मुसलसल गैस लोड शेडिंग जारी है। इस फेलियर की क्या वजूहात हैं और साथ ही साथ ये कहिएगा कब तक शहरी तवक्को रखें कि ये बहाली हो जाएगी यहाँ पर? जी थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा कि ये जो चीजें हैं ये मतलब पहली दफा तो कभी विंटर नहीं आई हमारे पास। हर साल विंटर आती है और हर साल चैलेंजेस आते हैं और हर साल शॉर्टेजेस की वजह से उन चैलेंजेस को हम जिस तरह से बेस्ट मैनेज करने की पोजीशन में होते हैं वो जरूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप कह रही हैं कि लकड़ियों पे खाना पक रहा है, वो अगर एक दुका ऐसा कोई केस है तो मैं उससे जारी बात है उसको अकाउंट में नहीं लाना चाहिए, लेकिन ओवरऑल सिटी के अंदर सर हमारे जिस एरिया में मैं रह रही हूँ वो एक पोश इलाका है, क्लिफ्टन का इलाका है, जहाँ पे हम सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। आज से नहीं, अभी तो सर्दियाँ शुरू भी नहीं हुई कराची में, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन पिछले 2 से 3 महीने में गैस प्रेशर इतना लो है कि जिसपे आपकी चाय तक नहीं पक सकती। सो आप जरूर डिसएग्री करें, लेकिन हम जो हमारे ग्राउंड रियलिटीज हैं उससे हम पीछे नहीं हट सकते ना, उसको देखते हुए आप इसका आंसर कर दें। कस्टमर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए बड़े मुतबर हैं, क्योंकि देखिए हमारे कस्टमर हैं। आपको अगर इशू है तो हमने अपनी हेल्पलाइन जरूर दी है 1199, उसमें हम कहते हैं कि देखिए अगर कस्टमाइज कोई इशू है, किसी घर का रेगुलेटर खराब हो गया है, कोई कार्बन आ गई, कोई मीटर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमें कंप्लेन करें, हम उसको दुरुस्त कर देते हैं। लेकिन ओवरऑल एरिया से अगर आप बात करेंगे, आई विल एग्री विद PIB, यू आर राइट। PIB के इश्यूज मैं आपको बता देता हूँ। PIB के अंदर हमारे यहाँ अभी जो पुरानी लाइनें थी गैस की, वो कई सालों पुरानी थी, 30-40 साल पुरानी, उनको हम पूरा रिहेबिलिटेट करके हमने नई लाइंस वहां बिछा दी हैं। अब चूंकि वो एक ट्रांजिशन पीरियड है जो पुरानी लाइन से नई लाइन पे आने में, उसमें थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है कि वो पुरानी लाइन को पूरा खत्म किया जाता है, हर घर से कनेक्ट करके नई लाइन को उसके ऊपर डाला जाता है गैस को, उसमें थोड़ा सा इश्यूज आ रहे हैं हमको। लेकिन हमें अंदाजा है कि इस वीक के एंड तक, मतलब जो कमिंग वीकेंड्स के एंड तक हम इश्यूज पे काबू पा लेंगे और PIB में नॉर्मलाइज हो जाएगी। ये तो PIB के हवाले से होगी। जो ओवरऑल सिटी है उसमें गैस के प्रेशर में कमी रात को हम करते हैं, बल्कि हम बंद कर देते हैं तकरीबन 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। वो इस तरह से गैस की लोड मैनेजमेंट करते हैं कि ओवरऑल जो हमारा दिन का निजाम है उस दिन गैस का प्रेशर बेहतर मिल सके। क्योंकि आपको पता है कि गैस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें एलोकेट होती है, और वो पिछले अगर 4 साल 5 साल की मैं गैस देखूं जो हमारी इंटेक्स हो रही है उसमें 40% तक रिडक्शन हो गई। तो मेरे पास इतनी गैस नहीं है कि मैं हर एक को हर वक्त दे सकूं, इस वजह से रात को हम ये बंद करते हैं। और दोपहर को भी जैसे आप कह रहे हैं ना प्रेशर, तो जिन इलाकों में प्रेशर नहीं आ रहा, जिन इलाकों में गैस की लोड शेडिंग है, जहाँ जो हमने कोट भी किए हैं कुछ इलाके, यहाँ पे जो बिजली के गैस के जो बिल्स आ रहे हैं उसको रिफंड किया जाएगा या अगले जो बिल्स आएंगे उसमें कुछ एडजस्टमेंट की जाएगी? क्योंकि ऑब्वियसली वो क्यों पे करें जब वहाँ पर उनको वो सहूलत मिल ही नहीं रही, दस्तयाब ही नहीं है। प्रिंसिपली आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सी क्लैरिफिकेशन दे दूं। देखिए ओग्रा जो है ना, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो हमारा रेगुलेटर है। उसने 2-3 साल होने को आ रहे हैं, तो 2 कैटेगरीज बना दी है गैस की सारिफीन की। एक कैटेगरी है महफूज कैटेगरी और एक गैर महफूज कैटेगरी। अगर आप सारिफ होंगे तो आपके बिल पे वो लिखा हुआ आता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो जो कैटेगरी वाइज एक मिनिमम बिल होता है, वो अगर आप महफूज कैटेगरी में और आपने 0 इस्तेमाल की है तो वो आपको 965 रुपीज का बिल आएगा। उसके अंदर फिक्स चार्जेस होते हैं 600 रुपए, 40 रुपीज का लाइन रेंट होता है और फिर टैक्सेस होते हैं। तो ये एक्यूमुलेट होकर हो जाता है। अगर आपने 2-4 यूनिट यूज किए तो वो 2-4 यूनिट का भी बिल एक्स्ट्रा वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए बिल तो आएगा क्योंकि आप एक सारे पे लाइन पे। लेकिन अगर आपको गैस नहीं मिल रही तो हमारी हेल्पलाइन 1199 24/7 बात काम करती है। हमें जो कंप्लेंट्स आती हैं और वो एरिया वाइज हो, कस्टमाइज कंप्लेंट्स हो, घरों की हो, हम उसको अटेंड करते हैं और दूर करते हैं। ऐसी जरूर है हमारी कंप्लेंट्स बहुत होती है, लेकिन आप देखिए 2 दिन से सर्दी बढ़ी है ना, हल्की सी कराची में आई है तो लाखों गीजर एक साथ खुल गए हैं। तो वो लोड जो एकदम पड़ा हुआ है, जो लास्ट 2 डेज का इफेक्ट है वो इस वजह से आ रहा है कि एकदम जो गीजर्स का लोड पड़ा है तो एकदम डिमांड जो है वो बढ़ गई है। तो ये स्विच ओवर होकर एक वीक के अंदर नॉर्मलाइज हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। वैसे इसका कोई परमानेंट हल निकालने के लिए कुछ किया भी जा रहा है? क्योंकि हर साल का ही तकरीबन ये मामूल होता है, या कुछ टेम्परेरी पाइपलाइंस कुछ इस तरह के मामला किए जा रहे हैं ताकि जिन इलाकों में बिल्कुल गैस नहीं आ रही उनको दस्तयाब तो हो फौरी तौर पे? तवज्जो से आपके चैनल की तवज्जो से ये बताना चाहूंगा कि कंपनी जो है हर साल अपनी जो पाइपलाइन नेटवर्क है, हमारा जो पाइपलाइन नेटवर्क है जेर जमीन, दैट इज 50,000 किलोमीटर्स, जो कि बहुत ह्यूमंगस है। 50,000 किलोमीटर्स का अगर मैं इमेजिन करें तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है हमारा।
5000 का नेटवर्क हमारे ट्रांसमिशन का है। तो ये जो हमारा 50,000 का नेटवर्क है नीचे, इसमें बहुत सारा नेटवर्क ऐसा पड़ा हुआ है जो कि 1970s का पड़ा हुआ है, 80s का पड़ा हुआ है, तो वो एज आउट हो गया है। और उस पाइपलाइन को जो हमारी जेर जमीन है वो है स्टील की पाइपलाइन, उसमें सीपेजेस हैं, उसके अंदर लीकेजेस हैं, जिसकी वजह से गैस जो हम यहाँ से अगर डालते हैं पाइपलाइन में तो वो सारी तक पूरी नहीं पहुंच पाती प्रेशर से, क्योंकि उसमें बीच में लीकेजेस हो जाती है। वो हम रिहेबिलिटेट करते हैं हर साल। तो हर साल जो होता है वो 100-150 किलोमीटर रिहेबिलिटेट होता था, लेकिन इतने बड़े नेटवर्क पे फिर मैनेजमेंट ने चैलेंजेस एक्सेप्ट किया और 2500 किलोमीटर लास्ट 2 इयर्स में, फिजिकल इयर्स में किया, यानी 23-24 में भी किया और 24-25 में भी हमने 2500 किलोमीटर उसको रिहेबिलिटेट किया, और जो 25-26 है इसके अंदर भी इंशाल्लाह हम 2500 किलोमीटर करेंगे। तो ये अभी जो हम तो कर रहे हैं इसका फायदा ये हो रहा है कि हम पीई पाइप पे जा रहे हैं। हमने देखा होगा शहर में जहां जहां भी नई पाइपलाइंस पड़ रही है वो येलो रंग का एक ऑरेंज रंग का एक मोटा सा पाइप पड़ा हुआ होता है। अच्छा, ये पाइप ऐसा है कि इसके अंदर कोई सीपेज नहीं होगी, कोई इसके अंदर लीकेजेस नहीं होंगे, बिकॉज ये वर्ल्ड ओवर यही एक स्टैंडर्ड पाइप है जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इससे 2 फायदे होंगे कि ये जो कंपनी की जो गैस लॉस हो रही थी लाइन से वो कम हो जाएगी, उस गैस लॉस का हमारा लॉस कम होगा। और दूसरा फायदा होगा कि सारिफ को जब वो नई लाइन पर कन्वर्ट होगा, जैसे पीआईबी वाले अभी नई लाइन पर इंशाल्लाह इसी कन्वर्ट हो जाएंगे, जब वो नई लाइन पे कन्वर्ट होगा तो उसको प्रेशर जो पूरा इसलिए मिलेगा कि रास्ते में जो उसकी लीकेजेस हो रही थी, जो लॉस हो रही थी गैस ट्रैक्स पे, वो ठीक हो जाएगी। तो ये हमारी बिल्कुल हम कर रहे हैं इसके ऊपर, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये 2500 जो इस साल हम और करेंगे उसमें हमारे सिस्टम में बहुत बेहतरी आएगी। राइट, थैंक यू सो मच। सलमान अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे इस पर बात करने के लिए। साल से हम देख रहे हैं जब भी सर्दियां आती हैं, वैसे तो गर्मियों में भी गैस का वो प्रेशर हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन उसके बावजूद जब सर्दियां आती हैं, जब ख़ास तौर पे गैस की ज़रूरत होती है, उस वक्त ये जो पाकिस्तान के शहरी हैं इनको इन्हीं हालात से सफ़र करना पड़ता है। लेकिन इस जानिब हुकाम आला पता नहीं कब इस मामले को परमानेंट इसका सोल्यूशन देखेगी और इस परमानेंट सोल्यूशन की जानिब आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।